हेलो एवरीवन, जैसे हम सॉल्व करते थे बायोलॉजी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल के बारे में। ठीक है, सेल से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका सेकंड पार्ट यह रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जैसे कि जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक व कोशिका द्रव है। केंद्रक व कोशिका द्रव के बीच का जो संपर्क होता है ये किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अगर आपको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी बताएंगे कि केंद्रक व कोशिका द्रव के बीच का जो संपर्क होता है ये किसके द्वारा होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, फिर न्यूक्लियर पोरस के द्वारा। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। कि यार हाँ कि केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच संपर्क किसके द्वारा होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, फिर न्यूक्लियर पोरस के द्वारा। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का संपर्क, ठीक है, किसके मध्य केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच का संपर्क क्या होता है, न्यूक्लियर पोरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, यहाँ न्यूक्लियर पोरस के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है माइटोकॉन्ड्रिया स्थित, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया स्थित सूक्ष्म कण जिनमें यहाँ श्वसन क्रिया द्वारा फोस्फोराइजेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि फॉस्फोरस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया स्थित सूक्ष्म कण जिसमें यहाँ श्वसन क्रिया होती है। आप तो एक वर्ड को जरूर ध्यान रखना कि श्वसन क्रिया किसमें होती है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि श्वसन क्रिया किसमें होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें श्वसन क्रिया होती है। तो जल्दी से बताएंगे यार, हाँ श्वसन क्रिया कहाँ पर संभव होती है, कहाँ पर होती है। स्पेरोसोम्स में होती है, मीजोसोम्स में होती है, क्वांटासोम में होती है, फिर ऑक्सीसोम्स में होती है। जल्दी बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का वह कौन सा भाग है जहाँ पर यहाँ श्वसन क्रिया होती है। या फिर इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो एक बार, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया स्थित सूक्ष्म कण जिसमें यहाँ श्वसन क्रिया के द्वारा फोस्फोराइजेशन होता है वो कौन सा भाग होता है। तो जल्दी बताएंगे कि श्वसन क्रिया कहाँ पर होती है, फिर फोस्फोराइजेशन की जो क्रिया होती है कहाँ पर होती है। स्पेरोसोम्स में, मीजोसोम्स में, क्वांटासोम्स में या ऑक्सीसोम्स में। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और जो श्वसन क्रिया होती है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि श्वसन क्रिया कहाँ पर होती है। तो कहाँ पर होती है, यहाँ ऑक्सीसोम्स में होती है। या फिर आपको डायरेक्ट ये भी याद रखना है कि श्वसन क्रिया यहाँ और फोस्फोराइजेशन, श्वसन क्रिया और फोस्फोराइजेशन, तो ये दोनों ही क्रिया कहाँ पर होती है, ऑक्सीसोम्स में होती है। कहाँ पर होती है, ऑक्सीसोम्स में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच जीव द्रव्य की निरंतरता किसके द्वारा बनी रहती है। ठीक है, निरंतरता किसके द्वारा बनी रहती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच। जल्दी बताएंगे रंध्रों के द्वारा, वाहिनिकाओं के द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा, फिर प्लाज्मोटेस्मेटा के द्वारा। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच जीव द्रव्य की, जीव द्रव्य की निरंतरता किसके द्वारा बनी रहती है। किसकी जीव द्रव्य की निरंतरता किसके द्वारा बनी रहती है, रंध्र के द्वारा, वाहिनिकाओं के द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा, या फिर प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सोचते जीव द्रव्य की निरंतरता तो ये बनी रहती है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। किसके द्वारा बनी रहती है, हाँ जो निरंतरता बनी रहती है, जीव द्रव्य की जो निरंतरता बनी रहती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच, तो ये बनी रहती है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे पादप कोशिका भित्ति के सेलुलोज और हेमीसेलुलोज क्या होते हैं। ठीक है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होते क्या हैं ये आपको बताना है। कि एक डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, फिर फास्फोलिपिड होते हैं। जल्दी बताएंगे सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होते क्या हैं। जल्दी बताएंगे सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होते क्या है। डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, फिर फास्फोलिपिड होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी बताएंगे कि सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होते क्या हैं। तो यहाँ अगर आपसे सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के बारे में, तो क्या होता है यहाँ पॉलीपेप्टाइड होते हैं, सॉरी पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्या होता है आपका राइट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। क्योंकि यहाँ अगर आप सेलुलोज और हेमीसेलुलोज तो ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्रत्येक जीवित कोशिका में, प्रत्येक जीवित कोशिका में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाने वाली संरचना कौन सी होती है। हरितलवक होता है, कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, फिर उपरोक्त सभी होती है। जल्दी से बताएंगे प्रत्येक जीवित कोशिका में, यार हाँ प्रत्येक जीवित कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है। हरितलवक पाई जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, फिर ये सभी पाई जाती है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। कि प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाने वाली संरचना कौन सी होती है। हरितलवक होता है, कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, फिर उपयुक्त सभी होते हैं। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं प्रत्येक जीवित कोशिका में, यहाँ प्रत्येक जीवित कोशिका में तो कौन सी संरचना पाई जाती है, यहाँ प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यहाँ प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। जिसने भी राइट आंसर बताया है उसके लिए सही बात है। ठीक है, यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है जीवित कोशिका में तो क्या पाई जाता है, यहाँ प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कोशिका झिल्ली के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं कोशिका झिल्ली के मुख्य अवयव क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। लिपिड और प्रोटीन होते हैं,
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल होते हैं, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। जल्दी सुनाएंगे कि कोशिका झिल्ली के मुख्य कंपोनेंट क्या होते हैं, मुख्य अवयवी क्या होते हैं, मुख्य घटक क्या होते हैं। लिपिड होते हैं, प्रोटीन होता है, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में अमीनो अम्ल होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है, जल्दी सुनाएंगे। तो यहाँ अगर आपसे कोशिका झिल्ली के मुख्य अवयव तो कौन कौन से होते हैं, लिपिड और प्रोटीन होते हैं। कौन सा है आपका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा है राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ अगर आपसे कोशिका झिल्ली के मुख्य अवयव तो क्या होते हैं, लिपिड और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे से कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है। यहाँ पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी सुनाएंगे कि कोशिका झिल्ली होती क्या है। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है, ये क्या होती है, पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है, कोशिका झिल्ली की अगर आपसे पूछा जाता है तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, एक अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है यहाँ, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है कि आपको बताना है यार हाँ कि क्या होती है, यार हाँ कोशिका झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, मान लिया तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार हाँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करना क्या कहलाता है। दोबारा से समझ लीजिए कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन क्या कहलाता है, अर्थात गति करना क्या कहलाता है। ये आपको कमेंट करना है कि इस यानी कि ये किसकी डेफिनेशन होती है, विसरण की होती है, परासरण की होती है, फिर किसी और की होती है। जल्दी सुनाएंगे यार हाँ कि किसकी होती है ये डेफिनेशन, अर्थात यार हाँ जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करना क्या कहलाता है। ठीक है, ये कमेंट करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इकाई कला किसकी बनी होती है। तो जल्दी सुनाइए इकाई कला किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की, फॉस्फोलिपिड की, फास्फोप्रोटीन की, फिर कैल्शियम पेक्टेट की। जल्दी सुनाएंगे इकाई कला। ठीक है, क्या इकाई कला किसकी बनी होती है। जल्दी सुनाएंगे लिपोप्रोटीन की, फास्फोलिपिड की, फास्फोप्रोटीन की, या फिर कैल्शियम पेक्टेट की। जल्दी सुनाएंगे इकाई कला किसकी बनी होती है। तो यार अगर आप सोचते हैं इकाई कला तो बनी होती है लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्योंकि यार अगर आप सोचते हैं इकाई कला तो इकाई कला किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जीवित कोशिका का अंतः कंकाल किसके द्वारा बना होता है। ठीक है, क्या बनाया होता है, अंतः कंकाल के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी बताएंगे जीवित कोशिका का जो अंतः कंकाल होता है ये किसके द्वारा बना होता है, कोशिका भित्ति के द्वारा, अंतः पृथ्वी जालिका के द्वारा, कोशिका द्रव्य के द्वारा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। जल्दी बताएंगे कि जीवित कोशिका का अंतः कंकाल किसके द्वारा बना होता है, कोशिका भित्ति के द्वारा, अंतः पृथ्वी जालिका के द्वारा, फिर कोशिका द्रव्य के द्वारा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। जल्दी बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी सुनाइए राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा है कि जीवित द्रव्य के यानी जीवित कोशिका का अंतः कंकाल, ठीक है, अंतः कंकाल किसके द्वारा बना होता है, ये बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, अतः यहाँ अंतः पृथ्वी जालिका के द्वारा। किसके द्वारा बना होता है, यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवित कोशिका का अंतः कंकाल तो ये बना होता है अंतः पृथ्वी जालिका के द्वारा। किसके द्वारा बना होता है, अंतः पृथ्वी जालिका के द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डिक्टियोसोम क्या होते हैं। डिक्टियोसोम क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे एक प्रकार का राइबोसोम होता है, तंतु में कोशिकांग होता है, श्वसन कण होते हैं या फिर गोल्जिका होता है। जल्दी से बताएंगे डिक्टियोसोम होता क्या है, डिक्टियोसोम किसे बोला सा है, फिर डिक्टियोसोम होता क्या है ये आपको बताना है। जल्दी सुनाएंगे एक प्रकार का राइबोसोम होता है, तंतु में कोशिकांग होते हैं, श्वसन कण होता है या फिर गोल्जिका होता है। जल्दी सुनाएंगे डिक्टियोसोम होता क्या है। तो यहाँ अगर आप डिक्टियोसोम के बारे में तो डिक्टियोसोम क्या होता है यहाँ एक गोल्जिका होता है। क्या होता है यहाँ कि अगर आप सोचते हैं डिक्टियोसोम तो डिक्टियोसोम क्या होता है, गोल्जिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जल अपकटनीय एंजाइम। ठीक है, जल अपकटनीय एंजाइम किस में पाया है, एक अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी बताएंगे कि जल अपकटनीय एंजाइम किस में देखने को मिलते हैं, लाइसोसोम में, माइक्रोसोम में, राइबोसोम में या फिर मेसोसोम में। जल्दी बताएंगे यहाँ जल अपकटनीय एंजाइम किस में देखने को मिलते हैं, लाइसोसोम में, माइक्रोसोम में, राइबोसोम में, फिर मेसोसोम में। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी बताएंगे जल अपकटनीय एंजाइम किस में पाए हैं। तो यहाँ अगर आप सही जल अपघटनीय एंजाइम तो ये देखने को मिलते हैं लाइसोसोम में। किसमें देखने को मिलते हैं, अगर आप सही जल अपघटनीय एंजाइम तो ये देखने को मिलते हैं लाइसोसोम में। और हमने बताया था यहाँ लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ सुसाइडल बॉडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सुसाइडल बॉडी के नाम से यहाँ लाइसोसोम को जाना जाता है। फिर आत्मघाती थैली के नाम से किस जाना जाता है, लाइसोसोम को ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है आत्मसंलयन का संबंध किससे होता है। ये आपको बताना है यहाँ कि आत्मसंलयन जो आत्मलयन होता है इसका संबंध किससे होता है, ऑक्सीसोम से होता है, राइबोसोम से होता है, लाइसोसोम से होता है, फिर डिक्टियोसोम से होता है। जल्दी बताएंगे कि आत्मलयन का संबंध किससे होता है, ऑक्सीसोम से, राइबोसोम से, लाइसोसोम से, फिर डिक्टियोसोम में। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि आत्मलयन का संबंध। तो यहाँ अगर आपसे आत्मलयन का संबंध तो किससे होता है, लाइसोसोम से होता है। किससे होता है, अगर आपसे आत्मलयन तो आत्मलयन का संबंध होता है लाइसोसोम से है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे टोनोप्लास्ट झिल्ली घेरे रहती है, अर्थात यहाँ टोनोप्लास्ट झिल्ली किसके चारों ओर होती है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे टोनोप्लास्ट झिल्ली किसको घेरे रखती है, कोशिका द्रव्य को, केंद्र को, राजधानी को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। जल्दी से बताएंगे कि टोनोप्लास्ट झिल्ली, क्या टोनोप्लास्ट झिल्ली किसको घेरे रखती है, कोशिका द्रव्य को, केंद्र को, राजधानी को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं टोनोप्लास्ट की झिल्ली के बारे में, तो टोनोप्लास्ट झिल्ली, टोनोप्लास्ट जो झिल्ली होती है ये होती है यहाँ राजधानी के चारों ओर, किसके चारों ओर होती है यहाँ राजधानी के चारों ओर, किसके चारों होती है राजधानी को घेरे रखती है या फिर राजधानी के चारों ओर होती है टोनोप्लास्ट झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइबोसोम केंद्र संबंधित है। ठीक है, राइबोसोम केंद्र किससे संबंधित होते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है राइबोसोम केंद्र के बारे में। तो जल्दी से राइबोसोम केंद्र संबंधित होता है पेप्टाइड संश्लेषण से, एमिनो अम्ल संश्लेषण से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, फिर फोस्फोप्रोटीन संश्लेषण से। अर्थात यानी ये राइबोसोम केंद्र है, ये किसका निर्माण करते हैं, किसका संश्लेषण करते हैं, किसका सिंथेसिस करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि राइबोसोम केंद्र संबंधित होते हैं पेप्टाइड संश्लेषण से, एमिनो अम्ल संश्लेषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, फिर फोस्फोप्रोटीन संश्लेषण से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, ए बी सी ऑफ रेडी। जल्दी से बताइए ए बी सी ऑफ रेडी। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं राइबोसोम केंद्र, तो राइबोसोम केंद्र किससे संबंधित होते हैं, ये होते हैं पेप्टाइड संश्लेषण से। किससे होते हैं, राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि यार अगर आप सोचते हैं राइबोसोम केंद्र, तो राइबोसोम केंद्र किससे संबंधित होते हैं, पेप्टाइड संश्लेषण से। किससे संबंधित होते हैं, पेप्टाइड संश्लेषण से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राइबोसोम किसके बने होते हैं। ठीक है, राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से राइबोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के, आरएनए और प्रोटीन के, डीएनए और आरएनए के, या फिर डीएनए आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से राइट आंसर कौन सा होगा कि राइबोसोम होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, डीएनए आरएनए के होते हैं, फिर डीएनए आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जल्दी से बताएंगे राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ अगर आपसे बताया राइबोसोम, तो यहाँ राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के। यहाँ राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के। केवल यहाँ आरएनए और प्रोटीन के मिलकर ही राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, इजीली आप बता दोगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना बस, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है यार केवल हरे पौधों में, ठीक है, केवल हरे पौधों में मिलने वाला कोशिकांग कौन सा होता है। केवल हरे पौधों में मिलने वाला कोशिकांग कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लवक होता है, राइबोसोम होता है, फिर गोल्जी होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, केवल हरे पौधों में। नाम से सुन रहे हैं हरे पौधों में, तो जल्दी से बताएंगे हरित लवक। क्या होता है, हरित लवक होता है। क्या होता है, हरित लवक होता है, क्योंकि नाम से सुन रहा है हरे पौधों में, तो हरे पौधों में कौन सा कोशिका पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक का आपको पता होगा क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा खनिज पदार्थों का निर्माण करना होता है। आपको पता होगा यार फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करता है, किसके द्वारा होती है फोटोसिंथेसिस क्रिया, हरित लवक के द्वारा ये होती है। और हरित लवक का जो मेन कार्य होता है, मेन फंक्शन होता है, ये होता है फोटोसिंथेसिस क्रिया करके खनिज पदार्थों का निर्माण करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ पर आपसे पूछा है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में, किसमें यार प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है, किसकी कमी होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे केंद्रक झिल्ली की, जीव द्रव्य की, कोशिका भित्ति की, या फिर कोशिका द्रव्य की। जल्दी से बताएंगे एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जल्दी से बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का होता है, जीव द्रव्य कला का होता है, कोशिका भित्ति का होता है, फिर कोशिका द्रव्य का होता है। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो यहाँ एक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें अभाव होता है केंद्रक झिल्ली का, न कि यहाँ कोशिका भित्ति का। किसका होता है यार, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, न कि कोशिका भित्ति का होता है। क्या है राइट आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि यार अगर आप सोचते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है, किसकी कमी होती है, तो ये होती है केंद्रक झिल्ली की। किसकी कमी होती है यार, केंद्रक झिल्ली की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है गुणसूत्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी, गुणसूत्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे वाल्डेयर के द्वारा, मिलर और रोक्स ने, डी ब्रिज ने, या फिर एफ फिशर ने। अर्थात यार गुणसूत्र की खोज किसने की थी, जल्दी से बताएंगे कि वाल्डेयर ने, मिलर और रोक्स ने, डी ब्रिज ने, या फिर एफ फिशर ने। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि गुणसूत्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप बताएं गुणसूत्रों की खोज तो ये की गई थी वाल्डेयर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी यहाँ, अगर आप बताएं क्रोमोसोम की खोज तो ये की गई थी गुणसूत्र की खोज यार वाल्डेयर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्राय गुणसूत्र बने होते हैं। अब यहाँ पर यही आपको बताना है गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं। तो जल्दी से पाएंगे डीएनए और आरएनए के, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से, डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, डीएनए हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। जल्दी से पाएंगे गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे दिया गया है गुणसूत्र के बारे में, तो जल्दी से पाएंगे गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं। डीएनए आरएनए के होते हैं, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से होते हैं, डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, या फिर डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, डीएनए, डीएनए नॉन हिस्टोन या डीएनए हिस्टोन या फिर डीएनए आरएनए से। जल्दी से बताएंगे गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्रोमोसोम के गुणसूत्र के बारे में, तो गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं। यहाँ डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। यार हाँ कौन सा है आपका राइट आंसर, क्योंकि यार अगर आपसे गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं, तो ये मिलकर बनते हैं डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। किससे मिलकर बनते हैं, डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक क्रोमेटिड क्या होता है। ठीक है, क्रोमेटिड होता क्या है, यहाँ पर आपको पूछा गया है गुणसूत्र से ही संबंधित ये होता है। तो जल्दी से क्रोमेटिड होता क्या है। गुणसूत्र की प्रकृति होती है, गुणसूत्र की एक भुजा होती है, गुणसूत्र पर इस तरह एक जीन होता है या फिर एक पूर्ण गुणसूत्र होता है। जल्दी से क्रोमेटिड होता क्या है। ठीक है, क्रोमेटिड किसे बोला सा है, क्रोमेटिड होता क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे गुणसूत्र की प्रकृति को बोला सा है, गुणसूत्र की एक भुजा को बोला सा है, गुणसूत्र पर स्थित एक जीन को बोला सा है, फिर एक पूर्ण गुणसूत्र को बोला सा है। जल्दी से बताएंगे कि क्रोमेटिड होता क्या है, क्रोमेटिड किसे बोला सा है। गुणसूत्र की प्रकृति को बोला सा है, गुणसूत्र की एक भुजा को बोला सा है, गुणसूत्र पर स्थित एक जीन को बोला सा है, फिर एक पूर्ण गुणसूत्र को बोला सा है। तो आपको पता होगा यार अगर आपसे क्रोमेटिड के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछा है क्रोमेटिड के बारे में, तो क्रोमेटिड क्या होता है, एक भुजा होती है, गुणसूत्र की एक भुजा होती है। ठीक है, गुणसूत्र क्या होती है, एक भुजा होती है, एक हिस्सा होता है। आपको पता होगा यार कि गुणसूत्र की एक भुजा को किस नाम से जाना सा है, क्रोमेटिड के नाम से जाना सा है। ठीक है, क्या होती है, एक भुजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है समबाहु गुणसूत्र में। ठीक है, समबाहु गुणसूत्र में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर या फिर सेंट्रोमेयर कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है यार, हाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से पाएंगे। नाम से स्पष्ट हो जाता है कि समबाहु गुणसूत्र में सेंट्रोमियर कहाँ पर स्थित हैं। इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना कि सेंट्रोमियर, इससे ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सेंटर में स्थित होते हैं, कहाँ पर होते हैं, सेंटर में मतलब मध्य में स्थित होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि समबाहु गुणसूत्र में सेंट्रोमियर कहाँ पर स्थित होते हैं, मध्य में स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं, मध्य में स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे सक्रिय व प्रभावकारी अवस्था कौन सी होती है। यार हाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझना कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे सक्रिय और प्रभावकारी अवस्था कौन सी होती है, ये आपको बताना है। सबसे सक्रिय और प्रभावकारी, सबसे सक्रिय और प्रभावकारी अवस्था कौन सी होती है, ये आपको बताना है। पूर्व अवस्था होती है, मध्य अवस्था होती है, पश्च अवस्था होती है, फिर अंत्य अवस्था होती है। जल्दी से कहेंगे कि सबसे सक्रिय और प्रभावकारी अवस्था कौन सी होती है अर्धसूत्री विभाजन की। प्रभावावस्था होती है, मध्य अवस्था होती है, पश्च अवस्था होती है, फिर अंत्य अवस्था होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे सक्रिय और प्रभावकारी अवस्था कौन सी होती है। पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था, फिर अंत्य अवस्था। तो यहाँ अगर आप सबसे सक्रिय और प्रभावकारी अवस्था के बारे में, तो कौन सी होती है, पूर्व अवस्था होती है। क्या होती है, हाँ अगर आपसे अर्धसूत्री विभाजन की सबसे सक्रिय और प्रभावकारी अवस्था, तो कौन सी होती है, पूर्व अवस्था होती है। कौन सी होती है, पूर्व अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है समसूत्री विभाजन के बाद किस प्रकार की कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन के बाद किस प्रकार की कोशिकाएं बनती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी बताएंगे कि जितने भी जो कोशिकाएं बनेंगी सभी समान बनेंगी, सभी यार हाँ कुछ असमान बनेगी, कुछ समान बनेगी, सभी असमान बनेंगे, फिर ये सभी बनेंगी। जल्दी बताएंगे यार हाँ समसूत्री विभाजन के बाद, किसके बाद यार हाँ समसूत्री विभाजन के बाद। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा स्किप हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा यार हाँ समसूत्री विभाजन के बाद। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है समसूत्री विभाजन के बाद किस प्रकार की कोशिका बनती है। यार जितने भी जो कोशिकाएं बनेंगी वो सभी समान बनेंगी, कुछ असमान है या कुछ समान बनेंगी, सभी असमान बनेंगे, फिर ये सभी बनेंगी। जल्दी बताएं राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है समसूत्री विभाजन, तो यहाँ समसूत्री विभाजन जितने भी जो कोशिकाएं बनती है वो क्या होती है, सभी समान होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन मतलब सभी समान होती है। ठीक है, जितने भी कोशिकाएं बनेंगी वो सभी समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गुणसूत्र तर्कतंतु। यार हाँ गुणसूत्र तर्कतंतु से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो जल्दी से कि गुणसूत्र तर्कतंतु से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तर्कतंतु से गुणसूत्र यहाँ किससे जुड़े होते हैं, तर्कतंतु से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से क्रोमोमियर के द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा, सेंट्रोसोम के द्वारा, फिर क्रोमोनिमर के द्वारा। जल्दी से कि गुणसूत्र तर्कतंतु से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, क्रोमोमियर के द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा, सेंट्रोसोम के द्वारा, फिर क्रोमोनिमर के द्वारा। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि गुणसूत्र तर्कतंतु से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, क्रोमोनियर के द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा, सेंट्रोसोम के द्वारा, फिर क्रोमोनिमर के द्वारा। जल्दी से राइट आंसर क्या है।
तो यहाँ अगर आप सोचते हैं क्रोमोसोम तर्कतंतु से, तो यहाँ क्रोमोसोम होते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं, ये तर्कतंतु से यहाँ सेंट्रोसोम के द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा? यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ अगर आप सोचते हैं गुणसूत्र और तर्कतंतु, तो गुणसूत्र यहाँ तर्कतंतु से सेंट्रोसोम के द्वारा जुड़ते हैं, बल्कि इसके द्वारा नहीं जुड़ते हैं। यहाँ सेंट्रोमियर से नहीं, बल्कि सेंट्रोसोम के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ते हैं? यहाँ सेंट्रोसोम के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है विपुंसन, ठीक है, जिसे आप इमास्कुलेशन के नाम से जानते हो। ये आपको बताना है, जल्दी बताएंगे कि विपुंसन या फिर इमास्कुलेशन की क्रिया में निकाले जाते हैं, अर्थात किनको रिमूव कर दिया जाता है, किसको हटाया जाता है, या फिर किसको निकाला जाता है। ये आपको बताना है। जल्दी बताएंगे कि विपुंसन की क्रिया में निकाले जाते हैं पुंकेसर को, वर्तिकाग्र को, बाह्य दलपुंज को, फिर दलपुंज को। जल्दी बताएंगे कि विपुंसन में अर्थात इमास्कुलेशन की क्रिया में किसको निकाला जाता है, किसको रिमूव किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी बताएंगे पुंकेसर को, वर्तिकाग्र को, बाह्य दलपुंज को, फिर दलपुंज को। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है। जल्दी बताइए इमास्कुलेशन में। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं इमास्कुलेशन के बारे में, तो इमास्कुलेशन में किसको हटा दिया जाता है? पुंकेसरों को, ठीक है, स्टेमन्स को हटा दिया जाता है। और इसका यहाँ की अगर बात करते हैं इसके यानी किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो यहाँ जो कि कैंची होती है, ठीक है, छोटी सी कैंची ले लेते हैं, तो उनके द्वारा इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, कैंची ले लेते हैं, फिर जो चिमटी रहती है उससे क्या होते हैं? पुंकेसरों को, ठीक है, जो कैंची नहीं बल्कि यहाँ चिमटी लेते हैं, छोटी चिमटी ले लेते हैं, और चिमटी के द्वारा यहाँ जो पुंकेसर होते हैं, ठीक है, जो कि पूर्ण परिपक्व नहीं हो पाते हैं, उससे पहले उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसी क्रिया को यहाँ विपुंसन क्रिया के नाम से जाना जाता है। इसी क्रिया को यहाँ अर्थात यहाँ की पुंकेसरों को पकने से पूर्व, अर्थात जो स्टेमन्स होते हैं उनको पकने से पूर्व क्या होता है? चिमटी की सहायता से निकाल दिया जाता है। तो इसी क्रिया को यहाँ विपुंसन के नाम से जाना जाता है। और विपुंसन की क्रिया यहाँ सुबह के टाइम सबसे बेस्ट माने जाते हैं। कब माने जाते हैं? यहाँ सबसे बेस्ट सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, अर्ली मॉर्निंग, अर्थात यहाँ सबसे बेस्ट कब मानी जाती है? अर्ली मॉर्निंग में विपुंसन की क्रिया, इमास्कुलेशन की क्रिया सबसे बेस्ट मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे संकरण का तात्पर्य है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण का तात्पर्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण होता क्या है। पुंकेसर को हटाना होता है, विकसित पौधों का चयन करना होता है, पैतृक गुणों का मिश्रण करना होता है, या फिर परागण प्रक्रिया का अध्ययन होता है। जल्दी बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण का तात्पर्य क्या होता है। संकरण होता क्या है? पुंकेसर को हटाना होता है, विकसित पौधों का चयन करना होता है, पैतृक गुणों का मिश्रीकरण होता है, फिर परागण प्रक्रिया का अध्ययन होता है। जल्दी बताएंगे कि संकरण होता क्या है। तो नेक्स्ट नाम से शुरू है संकरण, अर्थात यहाँ इसमें संकर कराया जाएगा। तो यहाँ पुंकेसर को हटाना क्या कहलाता है? अभी हमने बात की थी इमास्कुलेशन विपुंसन के नाम से जाना है, ठीक है, इमास्कुलेशन या फिर विपुंसन के नाम से जाना है पुंकेसर को हटाना। तो ये क्वेश्चन आपका यानी ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप सोचते हैं संकरण के बारे में, ठीक है, आपका राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ अगर आप सोचते हैं संकरण अर्थात यहाँ संकर कराए जाएंगे, और इसमें स्पष्ट हो रहा है मिश्रीकरण। जब यहाँ मिश्रीकरण किया जाता है, इन आपस में गुणों को मिलाया जाएगा, तो क्या किया जाएगा? इसमें यहाँ संकर किया जाएगा, ठीक है, संकरण किया जाता है, तभी इनके जो पैतृक गुण होते हैं उनका मिश्रीकरण होता है, अर्थात वो मिल जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन, क्योंकि अगर आप से संकरण है तो संकरण का तात्पर्य क्या होता है? पैतृक गुणों का मिश्रीकरण। क्या होता है? पैतृक गुणों का मिश्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांतों का अपवाद क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो यह अपवाद होता है ये आपको बताना है, और किसका? यहाँ आनुवांशिक सिद्धांतों का। यहाँ के जो मेंडल ने आनुवांशिक सिद्धांत दिए थे, तो इनका अपवाद कौन सा है ये आपको बताना है। तो जल्दी बताएंगे मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांतों का अपवाद कौन सा है। प्रभाविता होता है, युग्मकों की शुद्धता होता है, सहलग्नता होती है, फिर अर्धगुणसूत्र होता है। जल्दी बताएंगे कि मेंडल की जो आनुवांशिक सिद्धांत है तो इनका अपवाद क्या है? प्रभाविता, युग्मकों की शुद्धता, सहलग्नता, फिर अर्धगुणसूत्र। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी बताएंगे। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं मेंडल ने आनुवांशिक सिद्धांतों का अपवाद क्या होता है, तो यहाँ अपवाद, ठीक है, मेंडल की जो आनुवांशिक सिद्धांत है इनका अपवाद क्या था? लिंकेज थी, सहलग्नता थी। क्या थी? लिंकेज थी, सहलग्नता थी। अगर बात करते हैं यहाँ आनुवांशिक सिद्धांतों का अपवाद के बारे में, तो क्या थी? सहलग्नता, फिर लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जनक से, ठीक है, जनक से कितने जीन्स, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना कि जनक से कितने जीन्स संतति में पहुंचते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई सा भी जनक है, कोई से भी जो पेरेंट होते हैं, तो उनसे पेरेंट से यहाँ की जो जनक संतति प्राप्त होती है, तो सॉरी जो जनक संतति होती है वो सही है, जो कि हाइब्रिड होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं प्लांट में, तो प्लांट में क्या होता है? जब यहाँ मेल और फीमेल के आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो उससे क्या होता है? एक हाइब्रिड तैयार होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आप पूछा रहा है जनक से कितने जीन्स, ठीक है, जनक से कितने जीन्स संतति में पहुँचते हैं। 1/4 जीन्स पहुँचते हैं, 3/4 जीन्स पहुँचते हैं, आधे जीन्स होते हैं, फिर समस्त जीन्स पहुँचते हैं। ठीक है, जो संतति प्राप्त होती है, जो संतति प्राप्त होती है, जो हाइब्रिड प्राप्त होता है, तो उसमें यहाँ कितने जीन्स आते हैं, कितने जीन्स आ जाते हैं, इसका आपको परसेंटेज बताना है। तो जल्दी से बताएंगे 1/4 जीन्स जाना है, 3/4 जीन्स जाता है, आधा ही जीन्स जाते हैं, फिर समस्त जीन्स आते हैं। जल्दी से बताएंगे कि जो संतति होती है, ठीक है, जो प्रोजेनी होती है, जो संतति होती है, तो इसमें जो मेल पेरेंट है अर्थात जनक पौधे हैं, तो उनके कितने जीन्स जाते हैं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है? A, B, C या फिर D।
जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर आप से जनक से, तो यहाँ जनक से केवल आधे जीन्स ही जा पाते हैं संतति में, ठीक है। आधे जीन्स कितने जाते हैं, केवल आधे जीन्स यहाँ संतति में जा पाते हैं मेल पेरेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जेनेटिक शब्द, ठीक है। जेनेटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे जेनेटिक शब्द या फिर आनुवंशिक शब्द, जेनेटिक्स या फिर आनुवंशिक शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जॉनसन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, फिर पेटसन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है कि जेनेटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जॉनसन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, फिर पेटसन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप जेनेटिक शब्द अर्थात आनुवंशिक शब्द है, तो आनुवंशिक जो शब्द है ये दिया गया था बेटसन के द्वारा, डब्ल्यू बेटसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, डब्ल्यू बेटसन के द्वारा दिया गया था। लेकिन अगर आप जीन के बारे में, जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जीन शब्द, ठीक है। अभी हमने बात की थी जेनेटिक शब्द के बारे में। जेनेटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था, यहाँ बेटसन के द्वारा दिया गया था। लेकिन अगर आप बताइए जीन शब्द के बारे में, तो दोनों को याद रखना कि अगर दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसलिए यहाँ अगर आप सोचते हैं जेनेटिक शब्द के बारे में, तो जेनेटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था, यहाँ बेटसन के द्वारा दिया गया था। जेनेटिक शब्द मतलब आनुवंशिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था, बेटसन के द्वारा। और अगर आप सोचते जीन शब्द के बारे में, तो पहले आप जल्दी से बताएंगे जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था जीन शब्द को। मेंडल के द्वारा, डार्विन के द्वारा, जॉनसन के द्वारा, फिर डार्विन के द्वारा, अर्थात इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मेंडल के द्वारा, डार्विन के द्वारा, जॉनसन के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मेंडल के द्वारा, डार्विन के द्वारा, जॉनसन के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप जेनेटिक शब्द के बारे में, तो जेनेटिक्स या फिर आनुवंशिक शब्द, तो यहाँ आनुवंशिक शब्द दिया गया था बेटसन के द्वारा। और अगर आप जीन शब्द के बारे में, तो जीन शब्द दिया गया था जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, अतः राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि यहाँ अगर आप जीन शब्द के बारे में, तो जीन शब्द दिया गया था जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, जॉनसन के द्वारा दिया गया था। और जेनेटिक शब्द बेटसन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करिए, जरूर बताइए। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट अबाउट, आप बता लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।